Welcome back, guys. We are continuing our chapter number 4, Literary Heritage of India. So, in the last class, we studied about some of the universities, out of which the first university we studied was Nalanda. Now, Nalanda University, how it was very important for us, that all of us already studied. The people, the students from all over the world came and took knowledge from there, studied there, and how one of the Chinese traveler, Hyun Sang, he came there and he took with him around 657 books to China. So how important that university was that we have studied. Now one more university, that is Takshila University, we are going to study about this today. Takshila University, ancient university of Takshila was located at Rawalpindi of present Pakistan. ये यूनिवर्सिटी जो है ये तक्षशिला, ये रावलपिंडी जो कि आज का पाकिस्तान है वहाँ पर ये स्थित है। यानी कि अब ये पाकिस्तान में चली गई है, लेकिन पहले ये भारत में ही थी व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान वर ऑल अ सिंगल रीजन। इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ एंशिएंट गंधार रीजन। ये कैपिटल थी पुराना जो गंधार, अपने बहुत सारे पुराने जो धार्मिक सीरियल्स आते हैं हमारे रिलेटेड टू आर हिस्ट्री, ऐसे सीरियल्स रहते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा गंधार एक रीजन को कहा जाता है, एक राज्य था, तो गांधार की कैपिटल भी इसको माना जाता था तक्षशिला को। दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट्स। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि इसने लगभग यहाँ पर 64 सब्जेक्ट्स के अंदर एजुकेशन दी जाती है। तो इट्स नॉट वेरी ईजी, बहुत ही मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट है, इतने सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। इसकी लोकेशन भी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, रावलपिंडी, पाकिस्तान। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेड इन द आश्रम टू प्रैक्टिस विद गुरु। ज़्यादातर जो छात्र थे वो आश्रम में ही रहते थे और वहीं रहकर वो गुरु के साथ प्रैक्टिस करते थे, यानी कि सीखते थे। जैसे कि आप पुराने समय में जानते हैं कि जो राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे, द सन्स, द प्रिंस जो होते थे, वो गुरुओं के आश्रम में जाकर ही रहते थे, वहीं पर वो सब काम सीखते थे। तो वहाँ पर हर एक तरीके से गुरु के द्वारा उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता था। भले वो अपने मेहनत के बारे में हर एक काम वो खुद करते थे, भले देवर द सन्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस, भले वो राजा महाराजाओं के बेटे थे, लेकिन उनको वहाँ रहकर वो सब काम करने पड़ते थे जो गुरु उनसे कहता था। यानी कि एक पूरा कंप्लीट जो एजुकेशन था, होल ऑलराउंड डेवलपमेंट जो था उनको दिया जाता था। जीवक, द डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लर्न द लेसन्स ऑफ आयुर्वेदा हेयर। जीवक जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे, जीवक नाम है इनका, आपको याद रखना है। जीवक जो थे वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे और वो जो थे उन्होंने भी यहीं से आयुर्वेदा की स्टडीज़ की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। जीवक स्टडीड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। कौन सी चीज़ इन्होंने पढ़ाई की थी यहाँ से? आयुर्वेदा के बारे में। अकॉर्डिंग टू बिलीव दिस यूनिवर्सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष, द सन ऑफ भरत। प्राचीन मान्यता है, धारणा है ऐसी कि इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला इसलिए पड़ा क्योंकि तक्ष जो कि भरत का पुत्र था। भरत कौन थे? लॉर्ड राम के भाई, इनके बारे में आप जानते हैं सब लोग, हमने रामायण के अंदर पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो जो लॉर्ड राम थे, लॉर्ड रामा, उनके जो भाई थे उनका नाम था भरत, और भरत का पुत्र जो था, माना जाता है कि तक्ष जो उनके नाम था उनके पुत्र का, तो उसके नाम पे ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम तक्षशिला पड़ा है। इट वॉज ए रिनाउंड एजुकेशन सेंटर ऑफ 7th सेंचुरी। ये बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है 7th सेंचुरी की। स्टूडेंट्स वर फ्री टू स्टडी द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। यहाँ पर जो छात्र थे वो फ्री होते थे अपनी इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, यानी कि आप वहाँ जाकर कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो पढ़ सकते हैं। In spite of the limit allotted of 20 students per teacher, they used to teach even more. अब वहाँ पर एक जो शिक्षक था वो 20 बच्चों को पढ़ा सकता था। कितने बच्चों को? सिर्फ 20 बच्चों को एक टीचर पढ़ा सकता था, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते थे। यानी कि इतना ज़्यादा डेडिकेशन से वो लोग काम करते थे कि 20 स्टूडेंट्स पर टीचर अलॉट किए जाते थे, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते थे। Students from distant cities like Varanasi, Rajgruh, Mithila and Ujjain overcrowded the university. अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे पढ़ने विदेशों से तो आते थे, लेकिन भारत के नियर बाई स्टेट्स जैसे कि वाराणसी है, राजगृह है, मिथिला है, उज्जैन है,
इन जगहों से भी बच्चे वहाँ पर आते थे, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ हो जाती है, यानी कि भरी रहती थी यूनिवर्सिटी। नो सीट्स वर एम्प्टी एनी टाइम। प्रिंसेस ऑफ वाराणसी प्रसन्नजीत द किंग ऑफ कौशल स्टडीड हियर। प्रिंसेस ऑफ वाराणसी एंड प्रसन्नजीत, वाराणसी के और प्रसन्नजीत के जो राजकुमार थे, किंग ऑफ कौशल, कौशल राज्य के राजा थे, वो सब यहीं पढ़ चुके हैं, यानी कि इन सब ने तक्षशिला से अपनी एजुकेशन ली है। Also the great grammarian Panini and expert politician Kautilya got education from this university। तो ये दोनों नाम तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। पनिनी जिन्होंने ग्रामर के ऊपर किताब लिखी थी, तो ग्रेट ग्रामरियन पनिनी और ग्रेट पॉलिटिशियन, एक्सपर्ट पॉलिटिशियन कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, इन दोनों की एजुकेशन भी इसी यूनिवर्सिटी से पूर्ण हुई है। तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन। माना जाता था कि तक्षशिला जो है वो हायर स्टडी के लिए बेस्ट सेंटर है। नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्टे विद गुरु टू प्रैक्टिस, और यहाँ पर जो छात्र थे वो गुरु के साथ रहते थे और प्रैक्टिस करते थे। एजुकेशन ऑफ वेदास, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलॉसफी, वारलॉर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वॉज गिवन है। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर शिक्षा दी जाती थी, जिसमें हम बात करें तो एजुकेशन ऑफ वेदास, वेद पढ़ाए जाते थे, मिलिट्री साइंस भी पढ़ाई जाती थी वहाँ पर। इसके साथ गज विद्या, गज विद्या मतलब रिलेटेड टू मे बी एलिफेंट्स के साथ कुछ होगा, तो गज, क्योंकि एलिफेंट को ही संस्कृत में गज कहा जाता है, गज विद्या सिखाई जाती थी। फिर आर्चरी, देन ग्रामर, फिलॉसफी, वॉरलॉर यानी कि युद्ध कौशल, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एट्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी। चाणक्य द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ऑल्सो स्टडीड हियर। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, वो भी यहीं पढ़ चुके थे। चाइनीज स्कॉलर फाहीन विजिटेड द यूनिवर्सिटी इन द बिगनिंग ऑफ 5th सेंचुरी। अब जैसे कि पिछली यूनिवर्सिटी में हमने देखा था नालंदा में, कौन आए थे वहाँ पर? चाइनीज एक विजिटर थे, एक टूरिस्ट थे, जिनका नाम था ह्यूनसांग। वैसे ही यहाँ पर भी जो चाइनीज स्कॉलर थे जिनका नाम था फाहीन, वो यहाँ पर आए थे, जो कि 5वीं सेंचुरी में यहाँ आए थे। आगे हमारा टॉपिक है वाराणसी, जिसको काशी भी कहा जाता है। काशी विद्यापीठ यानी कि वाराणसी की बात की जा रही है। वाराणसी वॉज फेमस एज वन ऑफ द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेजेस ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। वाराणसी जो है वो 7वीं सदी का बहुत ही फेमस पिलग्रिमेज प्लेस भी माना जाता है। कब की बात है? 7वीं सदी की। इट वॉज ऑल्सो द फेमस एजुकेशन सेंटर। ये एक फेमस एजुकेशन सेंटर भी माना जाता है। इट ग्रू एज द रिलीजियस सेंटर फॉर द आर्यन कल्चर इन उपनिषदिक पीरियड। अब ये जो वाराणसी यानी कि काशी की बात की जाए तो काशी एक रिलीजियस सेंटर के तौर पर, एक धार्मिक सेंटर के तौर पे ये खड़ा हुआ, जहाँ पर आर्यन कल्चर को सबसे ज़्यादा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि एक रिलीजियस सेंटर बन गया आर्यन कल्चर के लिए। कब की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं उपनिषदिक पीरियड की, इस दौरान, यानी कि 7वीं सदी में इसको लगभग एक रिलीजियस सेंटर के रूप में भी देखा जाता था। आप देख सकते हैं हमारी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर, बहुत सारी जगहों के अंदर काशी का नाम लिया जाता है। काशी को एक बहुत ही पवित्र प्लेस माना जाता है, तो बहुत सारे लोग काशी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए भी, और एक धार्मिक सेंटर भी उसको माना जाता है, बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। किंग ऑफ वाराणसी अजातशत्रु वॉज अ ग्रेट फिलोसफर ऑफ उपनिषदिक एज एंड ग्रेट सपोर्टर ऑफ एजुकेशन। वाराणसी के जो राजा थे जिनका नाम था अजातशत्रु, वो एक बहुत ही बड़े, एक उच्च कोटि के फिलोसफर थे उस एज के, जिस एज को हम उपनिषदिक एज कहते हैं। और वो एजुकेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे, यानी कि एजुकेशन को वो बहुत सपोर्ट करते थे। तो इसी कारण से उन्होंने इस जगह को और ज़्यादा डेवलप किया। इट इज़ मैंशनड इन व्यास संहिता दैट महर्षि वेद व्यास हैड इज आश्रम इन वाराणसी। अब महर्षि वेद व्यास का नाम भी आपने सुना होगा, तो महर्षि वेद व्यास जो थे, ऐसा माना जाता था कि महर्षि वेद व्यास का आश्रम जो था वो भी वाराणसी के अंदर ही था,
ऐसा लिखा गया है किसके अंदर, व्यास संहिता के अंदर। व्यास संहिता जो कि महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है, उसमें ऐसा बताया गया है कि महर्षि वेद व्यास का जो आश्रम है वो वाराणसी में था। लॉर्ड बुद्धा चूज वाराणसी अ सुटेबल प्लेस फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज प्रीचिंग्स। इसके अलावा वाराणसी का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ जाता है, जो हमने ऊपर देखा, ये तो हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है वो। और लॉर्ड बुद्ध भगवान जो थे, उन्होंने भी वाराणसी को एक सुटेबल प्लेस के तौर पे चुना। वाराणसी को उन्होंने एक एप्रोप्रिएट प्लेस के तौर पे चुना अपनी प्रीचिंग्स के लिए, प्रोपगेट करने के लिए अपनी प्रीचिंग्स को, यानी कि जो उन्होंने उपदेश दिया था उसके लिए भी उन्होंने काशी को चुना था। इंपॉर्टेंट फिलोसफर आदि शंकराचार्य हैड टू मूव टू काशी टू अडॉप्ट द न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांतास। अब यहाँ पर फिलोसफर आदि शंकराचार्य की बात की जाए, नाम दिया गया है आदि शंकराचार्य। ये भी काशी आए, क्या करने के लिए, नए प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांतास, वेदांतों के, वेदों के जो नए प्रिंसिपल्स थे, नए जो भी उनके सिद्धांत थे, उनको अडॉप्ट करने के लिए, उनको अपनाने के लिए आदि शंकराचार्य कहाँ गए, काशी गए। वल्लभाचार्य जी एंड चैतन्य महाप्रभु द पायनियर ऑफ पुष्टि मार्ग अटेन प्रेस्टीज फॉर द वैष्णव सेक्ट इन काशी। अब यहाँ पर दो व्यक्तियों के और नाम दिए गए हैं, वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु। ये लोग भी, चैतन्य महाप्रभु जो कि पुष्टि मार्ग के पायनियर है। पायनियर का मतलब होता है शुरुआत करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी कार्य को सबसे पहले किया होता है उसको बोलते हैं पायनियर। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो पायनियर माने जाते हैं पुष्टि मार्ग के। जैसे आप जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। तो इन लोगों को भी जो प्रेस्टीज, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, जो इनको कामयाबी मिली, वो काशी में आकर ही मिली थी। ये वैष्णव धर्म को फैलाने वाले थे, वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे। तो इनको जो प्रेस्टीज मिली, जो इनकी पॉपुलैरिटी मिली लोगों को, वो भी यहीं पर आकर मिली थी। तो हम देख सकते हैं कि काशी जो है कितना इम्पोर्टेंट एक सेंटर है हमारे लिए। Majority of scholar families of Punjab had to migrate to Kashi, while a few families migrated to Kashmir. और यहाँ पर बहुत सारी जो कश्मीर की फैमिलीज थी, सॉरी पंजाब की जो फैमिलीज थी, स्कॉलर फैमिलीज की बात की। स्कॉलर मतलब यहाँ पर धार्मिक, सॉरी जो वाइज लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, वो पंजाब से काशी आते थे पढ़ने के लिए, और कुछ फैमिलीज जो थी वो कश्मीर जाती थी। इसके अलावा मैनी अदर प्रिंसेस केम फॉर एजुकेशन इन वाराणसी। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे प्रिंस जो थे, राजकुमार थे, वो भी वाराणसी में आते थे, क्या करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए। मोनेस्ट्री एट सारनाथ बिकम अ फेमस एजुकेशन सेंटर अंडर द पैट्रनेज ऑफ एम्परर अशोका। अभी सारनाथ, आपने सुना होगा सारनाथ के बारे में। तो सारनाथ जो थी, वहाँ पर जो मोनेस्ट्री बनाई गई थी, मोनेस्ट्री एट सारनाथ, मोनेस्ट्री मतलब मठ बोल सकते हैं हम लोग, एक आश्रम बोल सकते हैं ऐसा, जहाँ पर साधु संत रहते हैं। तो मोनेस्ट्री जो बनाई गई थी, या एक ऐसा हम कह सकते हैं धर्मशाला टाइप बोल सकते हैं, तो जो मठ बनाया गया था सारनाथ में, ये भी एक फेमस एजुकेशन सेंटर बन गया। किसकी देखरेख में, एम्परर अशोका। आपको पता है एम्परर अशोका जो थे, वो एक समय तो बहुत बड़ा युद्ध उन्होंने लड़ा था, द बैटल ऑफ कलिंगा। उसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और सिर्फ बुद्ध धर्म का प्रचार करने में वो लग गए थे। तो अशोका राजा जो थे, उनके देख रेख में सारनाथ की जो मोनेस्ट्री थी वो एक फेमस एजुकेशन सेंटर के रूप में उभरी। तो यहाँ पर हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ लिया है। अब चौथी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर वो है वल्लभी। तो वल्लभी विद्यापीठ के बारे में देखते हैं। दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन 7th सेंचुरी। ये यूनिवर्सिटी जो है ये गुजरात के अंदर है, वल्लभी विद्यापीठ, और ये 7वीं शताब्दी का बहुत ही एक बड़ा एजुकेशन सेंटर माना जाता है। There was a significant contribution of contemporary ruler of Vansh dynasty and its people to make Vallabhi a well-renowned and a huge center of education. अब वल्लभी जो है, उसके जो रूलर थे, वंश डायनेस्टी के रूलर जो उस समय वहाँ पर रूल कर रहे थे,
उनका और वल्लभी के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था वल्लभी को एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बड़ा रिलीजियस एजुकेशनल सेंटर बनाने में। तो यानी कि वहाँ के राजा ने बहुत ज़्यादा मतलब इसको बढ़ावा दिया। वहाँ की पब्लिक जो थी, लोग थे, आम लोग, उन्होंने भी वल्लभी को एक बड़ा एजुकेशन सेंटर बनाने में, एक रिनाउंड यानी कि बहुत ही पॉपुलर एजुकेशन सेंटर बनाने में बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। इन द मिडिल, वल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ हिनायाना कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। वल्लभी को सेंटर माना जाता है ये कल्चर का। ये कल्चर दिया गया है हिनायाना कल्ट, जो कि जुड़ा हुआ है बुद्धिस्ट रिलीजन के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए। इन द मिडिल ऑफ द 7th century, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक स्थिरमती एंड गुणमती वर द लीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वल्लभी। अब 7वीं शताब्दी के मध्य की बात करें, मिडिल की बात करें, तो उस समय बुद्धिस्ट स्कॉलर्स यानी कि जो बुद्धिस्ट दो विद्वान थे जिनका नाम आज भी हम पढ़ रहे हैं, देखिए, स्थिरमती और गुणमती, ये दोनों यहाँ पर प्रिंसिपल रह चुके हैं। ये दोनों यहाँ पर प्रिंसिपल्स होते थे वल्लभी के। The students from the distant areas of Ganga Yamuna used to come here for higher studies. डिस्टेंट एरियाज यानी कि दूर दराज के इलाकों से, यानी कि गंगा यमुना से भी दूर दूर जाकर अगर हम बात करें, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे। क्या करने के लिए? हायर स्टडीज़ के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग नोटेड दैट वल्लभी कंप्लीटेड विद द फेमस एजुकेशन सेंटर नालंदा विच वॉज लोकेटेड एट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर भी एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था इत्सिंग। इत्सिंग जो थे वो चाइनीज ट्रैवलर थे जो वल्लभी आए थे। इन्होंने देखा आकर कि वल्लभी कंप्लीटेड लिखा है, एक्चुअली इट इज कंपीटेड। वल्लभी जो था कंपीट करता था, यानी कि वल्लभी की कंपटीशन किसके साथ थी? नालंदा के साथ। वल्लभी जो कि ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में था, यानी कि गुजरात में था, आप जानते हैं भारत का वेस्टर्न पार्ट हुआ गुजरात, और नालंदा जो था वो ईस्टर्न पार्ट में था। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी जो थी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे, हम कह सकते हैं। यानी कि कॉम्पिटिटर्स का मतलब यहाँ पर कि जिस प्रकार से नालंदा एक बेस्ट एजुकेशन सेंटर माना जाता था, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, वैसे ही वल्लभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर के रूप में उभरा। और देश विदेश से लोग, यानी कि जैसे कि इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में नाम लिया जाए तो नालंदा और वल्लभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स, एक दूसरे के बराबर थे ऑलमोस्ट। वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट। वल्लभी जो थी वो एक कैपिटल भी थी और एक इंटरनेशनल पोर्ट भी थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रक डायनेस्टी। जो वल्लभी के राजा थे, जो रूलर्स थे, वो कौन सी डायनेस्टी के थे? वो थे मैत्रक राजा, मैत्रक डायनेस्टी के थे वो। एंड ही पैट्रोनाइज्ड एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एज वेल। और ये एजुकेशन को और यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, बहुत ज़्यादा उसको संभाल कर, यानी कि सपोर्ट करते थे। इट इज़ ऑल्सो नोटेबल दैट रॉयल पीपल ऑफ मैत्रक डायनेस्टी वर नॉट बुद्धिस्ट। ये भी देखा गया है कि रॉयल लोग जो थे इस डायनेस्टी के, हम बात करें मैत्रक डायनेस्टी के, तो मैत्रक डायनेस्टी के जो लोग थे वो बुद्धिस्ट नहीं थे। लेकिन हमने देखा कि वल्लभी जो है वो कोई बुद्धिस्ट रिलीजन का एक सेंटर था, लेकिन फिर भी यानी कि यहाँ के राजा जो थे वो बुद्धिस्ट नहीं थे, यानी कि वो बुद्ध धर्म को नहीं मानते थे, बुद्धिज़्म को नहीं मानते थे, बौद्ध नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बुद्धिज़्म को एक सेंटर दिया गया था, यानी कि एक रिलीजियस सेंटर माना गया था वल्लभी को। हावर्ड दे वर हेल्पिंग द इंस्टीट्यूशन, लेकिन फिर भी वो इस इंस्टीट्यूशन को, यानी कि वल्लभी को बहुत ज़्यादा मदद करते थे। इन 1775 AD अरेबियंस अटैक्ड, मैत्रक्स वर डिफीटेड एंड यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज्ड डाउन। अब 775 की बात की जाए, 775 AD की बात की जाए, तो उस समय अरब लोगों ने अटैक किया मैत्रक राजाओं के ऊपर, और मैत्रक राजा जो थे वो इसमें हार गए। उनकी हार होते ही ये यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। द नेम ऑफ फेमस स्कॉलर्स वर रिटन ऑन द गेट। स्कॉलर्स बाय शोइंग दैट एरुडिशन वर गेटिंग हायर राइट्स इन राज्यसभा। अब उस समय के जो फेमस स्कॉलर्स, जो विद्वान लोग थे, जैसे कि हम बात करें स्थिरमती, गुणमती
और जो भी विद्वान थे उनका नाम इस यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर छपा हुआ है, लिखा हुआ है। और वहाँ के जो भी विद्वान थे, जो लोग वहाँ से एजुकेशन लेकर आते थे, जो भी छात्र वल्लभी से बड़ा होता था, वो अपनी स्किल को, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करके राज्यसभा के अंदर हायर राइट्स मिलते थे, यानी कि ऊंचे पदों पे काम करने को उनको दिया जाता था। इसमें राज्यसभा में, यानी कि दरबार के अंदर। जैसे हम लोग अच्छी यूनिवर्सिटी से आजकल पढ़कर जब निकलते हैं, तो अच्छी यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद हमें उस तरीके का पैकेज भी मिलता है, उस तरीके की सैलरीज भी मिलती हैं, अच्छी कंपनीज में नौकरियाँ भी मिलती हैं। वैसे ही वल्लभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद जो छात्र निकलते थे, उनको राज्यसभा के अंदर हायर राइट्स, यानी कि उच्च पदों पर ज्वाइन करवाया जाता था। Knowledge, worship, and particular system of education made the university famous not only in India but also in the world of that time. Knowledge, worship, and particular system of education. इन तीन चीज़ों ने यूनिवर्सिटी को भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया। Students from India and abroad used to come for education in this university. भारत से ही नहीं, यानी कि भारत से तो अलग अलग पार्ट से बच्चे यहाँ जाते ही थे पढ़ने के लिए, बट अब्रॉड विदेशों से भी छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। इट वॉज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन द रियल सेंस। तो हम कह सकते हैं कि वल्लभी जो थी वो कैसी यूनिवर्सिटी थी, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। जैसे आप जानते हैं ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, देन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर लोग सिर्फ यूके यूएस से नहीं, विदेशों से भी पढ़ने जाते हैं, यानी कि भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग देशों से, दुनिया के अलग अलग पार्ट से छात्र वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। तो वैसे ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पे जो हम बात करें वल्लभी की, तो ये भी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज वर टॉट हियर। नॉलेज यानी कि ज्ञान के हर एक, यानी कि जो भी पढ़ाई करवाई जाती है, हर एक ब्रांच यहाँ पर पढ़ाई जाती है। द मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज डन थ्रू द चैरिटी गिवन बाय द किंग्स एंड लैंडलॉर्ड्स। अब यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस की बात करें, यानी कि इसका जो खर्चा था, इसका देख रेख जो थी, वो कैसे होता था? वो होता था चैरिटी, यानी कि दान के द्वारा। कौन देता था ये दान? राजा और लैंडलॉर्ड, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, वो यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए चैरिटी देते थे। एक्चुअली इट शोड द लॉयल्टी ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी। तो ये सब चीज़ें जो दान दक्षिणा थी, ये लोगों की, आम लोगों की लॉयल्टी, उनकी लॉयल्टी शो करती थी इस यूनिवर्सिटी के प्रति, कि वो यूनिवर्सिटी को सच में दिल से चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी को, उनका मान सम्मान बनी रहे। तो यूनिवर्सिटी को बढ़ावा लोग देते थे, यानी कि राजा जो थे वो चैरिटी देते थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे वो भी चैरिटी देते थे। तो इट वॉज वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन फॉर द नॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो ये यूनिवर्सिटी जो थी हमारी वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये भारतीय एजुकेशन की, यानी कि जो आर्ट्स और साइंस जो हमारा है, उसको पूरी दुनिया में, ये बहुत ही विश्वविख्यात थी, पूरी दुनिया में प्रख्यात थी। भारत की ये यूनिवर्सिटी इंडियन एजुकेशन के लिए ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, तो जो आर्ट्स और साइंस के ऊपर जो नॉलेज यहाँ पर प्रदान किया जाता था, उसके लिए पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। तो हमने देखा हमारा चैप्टर जो था ये लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये पूरा हुआ। अब इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अब पहली बात तो जो स्टार्टिंग ऑफ द लेसन हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर कोई मेन ऐसे टॉपिक्स नहीं है बहुत ज़्यादा जिनको हमें डिटेल में पढ़ना पड़े, लर्न करना। लेकिन हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए गए हैं कि कौन सी किताब किसने लिखी। देखिए यहाँ पर अष्टाध्यायी जो है वो पन्नी के द्वारा लिखी गई, पन्नी जो थे ग्रेट ग्रामेरियन थे। तो इस तरीके से जो किताबों के नाम दिए गए वो आपको पढ़ने हैं कि कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो मैंने बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई भी हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। फिर हाँ, ये वेदास के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये कभी कभी 2 मार्क्स के अंदर या 3 के अंदर आ सकता है क्वेश्चन कि किसी भी एक वेद के ऊपर लिखो, या तो ऋग्वेदा क्या होता है या सामवेदा के ऊपर। कई बार ये भी पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेदास, तो सब लिख सकते हैं हम। इसके अलावा बात करें हम, अरण्यकास हो गया, वेदंगास हो गया, ये भी 1-1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन से ये आप कर सकते हैं। हाँ, रामायण और महाभारत के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
इसके अलावा बीच में आप जो भी देख रहे हैं ये सब किताबों के नाम हैं और लेखक जो कि किन्होंने ये किताबें लिखी हैं। मिडिवल लिटरेचर के ऊपर कभी कभी शॉर्ट नोट लिखना आता है, तो ये आपको टॉपिक जो है ये थोड़ा ध्यान से रीड आउट करना पड़ेगा, राइट। शॉर्ट नोट ऑन मिडिवल लिटरेचर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पढ़ लेना है। और इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर बात की गई थी, हमने एक आमिर खुसरो के बारे में देखा, तो आमिर खुसरो के ऊपर भी 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो आमिर खुसरो जो है वो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट इफ विल गो द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज दिस ओनली। पीछे तो हमने वेदास देख लिए, वेदा। इसके बाद ये क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, 4 मार्क 3 मार्क में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है आपको, वाराणसी यूनिवर्सिटी, देन वल्लभी विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन इस चैप्टर के अंदर अगर बात करें ब्रीफ आंसर्स की, तो वहाँ पे सिर्फ हमको ये 4 यूनिवर्सिटीज़ और वेदास के बारे में ही पढ़ना है।